अब जरा बात कर लेते हैं इस इलेक्शन के अंदर ये जो लगातार आरोप प्रचार में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी लगा रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश से संविधान तो खत्म होगा ही, संविधान के साथ साथ आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। मतलब देश में एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता आ रहा है वो आरक्षण छीन लिया जाएगा। अब इसको आगे किस बात से बढ़ाया गया? एक नेता की पुराना वाला बयान निकाल के दिखाया गया। उस बयान में वो व्यक्ति कह रहा है कि हम जात पात के खिलाफ हैं और इस देश को आरक्षण नहीं चाहिए। अब वो नेता पहले कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका है, उस नेता ने बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की है, लेकिन उसका प्रचार करते हुए, उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए मोदी का आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बात फैलाई जा रही है। इस पर देश के गृहमंत्री ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि ये केवल भ्रामक बात है। और इस पर उस व्यक्ति ने दोबारा सफाई भी दी कि ये राहुल गांधी की टीम के कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं। तो मैं आपको सुना रहा हूं, पहले वो बात है क्या। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पूर्व कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा था, उस पर सुनिएगा गृहमंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया। जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दी न पिद्दी के शोर में ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए। यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेमबल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। अब ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जिनका आप बयान सुन रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी में थे, अब है नहीं। ये बयान इन्होंने खुद कहा कि 1 साल पुराना है, तब क्यों नहीं कांग्रेस ने मुझ पर कार्रवाई की। अगर ये बात जो है ये आरक्षण विरोधी है, और मैं तो खुलकर कह रहा था, लेकिन अगर ये बात खराब थी तो उस वक्त कोई मुझ पर एक्शन लेता, ये किसी ने किया नहीं। वो कह रहे हैं अब ये राहुल गांधी की कोटरी के जो लोग हैं वो ये प्रपंच करके इस बात को फैलाना चाहते हैं। ऑफिशियली इनका कोई बीजेपी से कोई नाता है भी नहीं, लेकिन हाँ, ये आरक्षण खत्म कर देंगे वाला प्रचार, ये आवाज लगातार आप सुन रहे होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हर्षवर्धन जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ये प्रचार लगातार करती है और कई बार चीज़ें पक्ष में चली भी जाती हैं उसके, लेकिन एक चीज़ बेसिक समझिए, भारतीय जनता पार्टी आज पारंपरिक तौर पर जो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी वो पार्टी नहीं है, सबसे पहले। इसलिए ये कोई भी आरोप वो चिपकता नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का एक घांची तेली जाति का, पिछड़ी जाति का, और उसमें बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला, एक गरीब परिवार से आने वाला एक व्यक्ति बैठा है, और आप कहें कि आरक्षण खत्म कर देंगे या कुछ और कर देंगे, तो वो बात पचती नहीं। फिर किसके हवाले से कह रहे हैं? प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, बाकायदा उनका अपना एक आश्रम है संभल में, और वो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर ही उनकी पहचान रही। ये जब का उनका ये भाषण है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने इसलिए आज चलाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग उस वक्त उस कार्यक्रम में रहे होंगे, तो आज उनको लगा चलो इसको निकालते हैं। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार की बात को आप चिपकाएंगे। और फिर मैं कहता हूं, प्रमोद कृष्णम का कोई बयान हो सकता है, राहुल का कोई बयान हो सकता है, प्रियंका का कोई बयान हो सकता है, नरेंद्र मोदी का हो सकता है, अमित शाह का हो सकता है, लेकिन कब, कहां, किस संदर्भ में दिया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। किस कुर्सी पर बैठकर करते हैं। संविधान दिवस मनाना, आरक्षण देना, आरक्षण में जिसको पिछड़ों का आयोग तय करना, ये सारे काम वो हैं
जिसको लगातार वो पीछे रखती गई बैक बर्नर पर कांग्रेस पॉलिटिक्स में। महिलाओं के लिए आरक्षण तय कर देना, तारीख तय कर देना, उसको कानून का जो बैक बर्नर पर रखा था, जिसका राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस के हर नेता ने विरोध किया, उसको नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी पूरे, जिसको कहते हैं ना कि वो बढ़िया सा पोस्टर वोस्टर लगा के करती है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कि सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा है, ठीक है, तो वो ऐसा कोई काम करेगी या ऐसी कोई अफवाह उसके ऊपर चिपकेगी? मुझे लगता नहीं। अच्छा, लेकिन इस पर चौकस बहुत रहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसमें नुकसान होने का खतरा तो रहता है। ये बात सही है जो अमित शाह ने कहा, हम 10 साल से सत्ता में हैं, पूर्ण बहुमत की सत्ता हमारे पास थी, हम चाहते तो आरक्षण खत्म कर देते अगर हमारी नीयत ऐसी होती, तो हमने तो इसको और मजबूत किया संवैधानिक दृष्टि से। संघ प्रमुख ने भी इस पर रिएक्शन दिया। बिल्कुल, संघ प्रमुख ने आज कहा है कि संविधान सम्मत जो आरक्षण है वो जारी रहेगा, इसके बारे में किसी को भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए। और देखिए, संघ प्रमुख ने एक बार 2015 में जिक्र किया था, उस समय उनके बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी को भी और संघ प्रमुख को उस समय भी बयान देना पड़ा था कि संघ पूरी तरीके से आरक्षण के पक्षधर में, और जो संविधान के अंदर आरक्षण दिया हुआ है वह देश के अंदर जारी रहेगा और कोई भी ताकत उसे हटा नहीं सकती। कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, बार बार ये कहकर दलितों को, पिछड़ों को बताना चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तीसरी बार आएगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो संघ और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस देश से आरक्षण हटाने का काम करेंगे। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल कार्यकाल ये बहुत स्पष्ट बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात का जिक्र करा है कि उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के जो मिल रहा है उसके साथ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी योजना गरीबों के लिए चालू की, कितनी योजना ओबीसी लोगों के लिए चालू की, और प्रधानमंत्री हर बार जिक्र इस बात का करते हैं कि जो उनको अधिकार मिला हुआ है बना रहेगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस को इस हरकत से बात आ जाना चाहिए कि जो दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर एक भावना डालने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर एक रैली में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में आएगी तो देख लेना इस देश के अंदर संविधान खत्म होगा और गरीबों को मिलने वाला आरक्षण भी खत्म होगा। वहां तो गजब बातें हो रही हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि देखिए, आप एक आदमी को सब कुछ सारी ताकत देकर के दिल्ली में बैठा देते हैं तो वो तानाशाह बन जाता है नरेंद्र मोदी की तरह से। हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम एक साल में 2-4 प्रधानमंत्री देंगे, एक साल में 2-4 प्रधानमंत्री देंगे ताकि सत्ता का गुमान किसी को ना हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी दो कैटेगरी के लोगों को डरा करके इस देश में रखते हैं, एक तो दलित और दूसरा मुसलमान। तो मुस्लिम तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज भी वो दूरी बना करके रखते हैं, लेकिन आज जो दलित के बारे में बात की जा रही है, दलित या ओबीसी, अब मुझे नहीं लगता है कि वो इनके झांसे में आने वाला है। ये वही वोट बैंक था जिसके कारण कांग्रेस पार्टी जो है वो कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक शासन करती थी। ये वही वोट बैंक है जो कांग्रेस पार्टी के पीछे सॉलिडली खड़ा रहता था। लेकिन 1977 के बाद ये सब एक एक करके छिटकते गए। पहले मुस्लिम छिटकते गए, फिर जो है मंडल कमीशन के बाद जो है वो ओबीसी का जो था वो छिटक गया, फिर धीरे धीरे दलित और महादलित इनसे छिटक गए, और ये सारी आज के दिन में वो भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ा वर्ग, यदि MY में M को माइनस कर दें और Y को माइनस कर दें, Y का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा रहता है, जातीय अस्मिता को लेकर के। बाकी सारी लेकिन बाकी सारी जातीय जो है, आप देखेंगे कि 2014 का चुनाव ही जो है, 14 के चुनाव की जीत के पीछे एक सबसे बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही थी कि एक नया सोशल कोएलिशन, सामाजिक समीकरण बना करके रखा था, जिसमें पटेल भी हैं, कुशवाहा भी हैं, जो है नाई भी हैं, सभी लोगों को एक साथ ला करके खड़ा करने की ये जो मुहिम थी, जिसकी संघ भी जिसे चाहता था कि हिंदू समाज पूरा संगठित रहे, ये एक प्रकार का राजनीतिक कोएलिशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, वो आज भी खड़ा है। अच्छा, ठीक है, इसलिए आरक्षण छीन लेंगे ये वाला नैरेटिव चलेगा नहीं। मैं आपको जरा गृहमंत्री अमित शाह के साथ एक छोटी सी बातचीत हमारे सहयोगी निर्णय कपूर की है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। वो इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि अब लोग कहते हैं भाई आप रैली में 400 पार का नारा नहीं लगाते, उन्होंने कहा मैं अभी कह देता हूं अब की बार 400 पार के नारे पर हम खड़े हैं और कायम है, और 2 वोटिंग के बाद तो और ज्यादा। सुनिए अमित शाह को। निश्चित रूप से पूरे गुजरात की 26 की 26 सीट, अब जो 25 बची है, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा जन समर्थन बना है, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनेगी। हमें तो ये बताइए कि जो 2 चरणों के चुनाव हुए,
जी अमित भाई, दो चरणों के जो चुनाव हुए हैं और उसमें जिस प्रकार से वोटिंग का फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, कई जगह पे अनयूजुअली डाउन हो गया है, कई जगह पे, क्या ये चिंता में डालने वाली बात है? जरा भी नहीं, इंडिया गठबंधन एक्टिव नहीं है। वोट जो पड़ा है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का है। इंडिया गठबंधन जमीन पर कहीं एक्टिव नहीं, जनता उनके साथ में। कुछ ऐसी सीटें हैं अमित भाई, इनफैक्ट जहाँ पे एनालिसिस जब करते हैं, मुस्लिम सीटें, मुस्लिम बहुल सीटें, वहाँ भी वोटिंग बढ़ी है, जैसे अमरोहा है, मेरठ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, जहां दोनों गठबंधनों ने वोटिंग किया है वहां वोटिंग बढ़ी है। जहां हमारी विजय निश्चित थी, इंडिया गठबंधन निष्क्रिय रहा, वहां वोटिंग कम हुए मगर हमारी लीड। आप सहमत हैं इस जो एनालिसिस गृह मंत्री कर रहे हैं वोटिंग कम होने का? मैं, देखिए, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे सामने एक चीज़ साफ है कि इस वक्त अगर अकेला चेहरा कोई प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे सामने है, वो है नरेंद्र मोदी। क्या बीजेपी चुनाव जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। सीटें कितनी आएंगी, ठीक है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग समीकरण अलग अलग जगह हैं। लेकिन बीजेपी अपना जो जादुई आंकड़ा है एक सरकार बनाने का, उसे पूरी तरह से हर हाल में कंफर्टेबली वो उसको पार करेगी और साथ में नरेंद्र मोदी एक और बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो बिल्कुल साफ है। वो ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग कम हुई है, देखिए, मैंने इसके बहुत सारे आंकड़े 2 बार दे चुका हूं। इंडिया गठबंधन को वो चुनाव लड़ ही नहीं रहा, कार्यकर्ता सड़क पर नहीं है, इसलिए उनका वोटर बाहर नहीं आया। और जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, वहां लगता है आपको कि दोनों तरफ से कोई नहीं है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई वोटिंग ज्यादा हुई है, वहां पे भी कम हुई। चलिए, तो फिर वो उनका तो कहना ये है कि इसका मतलब हमारा वोटर तो आ गया है, उनका नहीं आया। देखिए, इसमें कोई बहुत संदेह भी नहीं है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, जब उस वक्त वो आंकड़े आ रहे थे तो मुझे भी एक बार लगा, लेकिन जब जो अलग अलग जगह से जो खबरें हैं, जो मेरी अपनी बातचीत हुई और जो मेरी समझ कहती है, वो मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता लगभग निकला है। कुछ लोग हो सकता है कि जिनको लगा हो कि भाई 400 पार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुतायत मतदाता निकला है। असली मुश्किल ये है कि जो नया मतदाता जुड़ा, जिसको वो तैयार कर पाते कि वो मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो, वो नहीं आया। और जो इनका अपना मतदाता था, वो गठजोड़ की मुश्किलों के कारण, निराशा हताशा की वजह से बूथ तक नहीं पहुंचा। अब एक जरा तस्वीर स्मृति ईरानी जी की भी दिखा दीजिए। वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी, बिना किसी तामझाम के सीधे लाइन में जाकर के लगी, आम श्रद्धालुओं की जो लाइन थी, और वहां जाकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए। भजन गाती हुई पूरे वक्त वो लाइन में लगी रही। अब ये इंतजार कर रही हैं कि जरा राहुल जी भी आए। चर्चा तो ये कि राहुल गांधी भी जो है वो भी रामलला के दर्शन कर सकते हैं, वो और प्रियंका गांधी, और अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। हम 3 दिन से इस खबर के पीछे पड़े हैं, चेस कर रहे हैं, खबर अभी तक आई नहीं। राहुल जी, अब तो कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग हो गई होगी ना? मैंने तो कल भी आपको कहा था कि वो भी हैरानी की बात होगी, तब भी तय हो जाए। देखिए, उस सीईसी की मीटिंग में भी ये कह दिया गया कि गांधी परिवार तय कर ले, और उसमें खबर है कि अपील भी कही गई। खबर ये है कि अपील की गई कि अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका लड़े। अभी भी अपील की जरूरत है क्या? लड़ लो यार, अगर लड़ना है तो। मुझे मतलब चुनाव में कितनी समय बाकी रह गया? जो क्या लास्ट डे पे जाएंगे? अच्छा, जिस दिन नॉमिनेशन होगा अनाउंस करेंगे, उस एक दिन हाथ हिलाते हो जाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्या पता बड़े भव्य नॉमिनेशन की तैयारी चल रही हो, तो एक दिन में चुनाव मतलब प्रचार करके खत्म हो जाएगा। से लगता है अमेठी और रायबरेली के लोग जब ये देख रहे होंगे, चाहे हमारा कहानी कुर्सी की देखें या कहीं और देखें, कितना उनको बुरा लग रहा होगा। आप सोचिए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये बहुत गंभीरता से, वो भावुक लोग हैं। ये बात जब आप राहुल गांधी के मुंह से सुनते हैं तो भावुक मतलब मूर्ख नहीं है जो राहुल गांधी विश्लेषण करते हैं। वो भावनाओं में बंधे होते हैं, उनको लगता है कि गांधी परिवार यहां आएगा, लेकिन वो गांधी परिवार न वहां जा रहा है, न वहां प्रचार कर रहा है, न वहां से नामांकन कर रहा है। उनको तो उम्मीद थी कि भैया आते जरा जो जख्म हैं उनके मरहम लगाते, कि भाई गलती हो गई हमसे। सोनिया जी भी रायबरेली छोड़कर चली गई, माफी मांगना चाहिए और जाके वहां चुनाव लड़ना चाहिए। ज्यादा मरहम लगाना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता ने तो कहा था कि कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे कि अमेठी की जनता प्रायश्चित करना चाहती है कि राहुल जी ये भी सही है। गलत काम करे नेता, जनता को हमेशा प्रायश्चित करना है। मतलब वो भाग गए, भगोड़े वो हैं, काम वो नहीं किया, अमेठी को पिछड़ा उन्होंने रखा, उनके परिवार ने रखा। प्रायश्चित जनता करे कि हमने ऐसा नेता क्यों चुन लिया। प्रायश्चित कर दिया ना, 2019 में वही तो किया। अब देखिए, शायद आज या कल ये खबर आई जाए जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं।